नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे पश्चिम एशिया में युद्ध विराम की स्क्रिप्ट लिखी गई, किसका पक्ष भारी रहा और इस युद्ध विराम का भविष्य क्या होगा। साथ ही एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अचानक उत्तर कोरिया क्यों आक्रामक हो गया है और पिछले 2 दिन से क्यों बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। होंगी और भी कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ऐलान के कुछ ही घंटे बाद खतरे में संघर्ष विराम। ट्रंप ने कहा ईरान को संवर्धित नहीं करने देंगे यूरेनियम। IRGC ने कहा अमेरिका इजराइल पर नहीं भरोसा, ट्रिगर पर है उंगली। युद्ध की आग थमने के बाद पश्चिम एशिया में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। भारत सहित कई देशों ने संघर्ष विराम का किया स्वागत। सीरिया सहित कई जगह खुले एयर स्पेस। उत्तर कोरिया के आक्रामक बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण जारी। दक्षिण कोरिया ने कहा किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार हैं हम। कई सप्ताह के टकराव के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता। चीनी मध्यस्थता में तनाव कम करने पर सहमति। व्यापक समाधान की संभावनाएं तलाशने का फैसला। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इस युद्ध विराम की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, समझौते में किसका पक्ष भारी रहा, यह युद्ध विराम कब तक चलेगा, हॉर्मुज में अब क्या होगा, क्या ये पहले की तरह जहाजों के लिए सुरक्षित और मुक्त होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते होंगे। वहीं आप ये भी जानना चाहते होंगे कि दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और परमाणु मुद्दों पर मतभेद क्या आने वाले दिनों में युद्ध को दोबारा तो नहीं भड़का देंगे। आइए आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इन सवालों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम कई शर्तों पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त है हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूर्ण रूप से, तत्काल और सुरक्षित रूप से खोलना। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे प्रमुख केंद्र है और इसकी स्थिरता सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट किया है कि ईरान तभी तक संघर्ष विराम का पालन करेगा जब तक उस पर हमले बंद रहेंगे। इस समझौते को लेकर दोनों पक्षों की व्याख्या अलग अलग है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसे रणनीतिक जीत बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को स्वीकार किया है, जिसमें प्रतिबंध हटाने से लेकर सैन्य उपस्थिति समाप्त करने तक की मांग शामिल है। वहीं अमेरिकी पक्ष अपनी जीत के दावे के साथ इसे तनाव कम करने और वार्ता शुरू करने का एक अवसर बता रहा है। हालांकि रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सैन्य दबाव के बावजूद ईरान ने अपनी सामरिक स्थिति, विशेषकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण बनाए रखा है, जो अमेरिका के लिए एक किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। कूटनीतिक प्रयासों के तहत 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में एक वार्ता प्रस्तावित है। हालांकि दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर मूलभूत मतभेद इस प्रक्रिया को जटिल बना सकते हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेबनान पर इजरायली हमले जारी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा कि 2 हफ्ते के युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है। इसके बाद इजरायल की ओर से दक्षिणी लेबनान के टायर शहर पर हमले की खबर सामने आई है, जो यह संकेत देती है कि जमीनी स्तर पर स्थिति अब भी अस्थिर है। ऐसे में विश्लेषकों का कहना है कि यह युद्ध विराम आंशिक रूप से सामरिक पुनर्संयोजन भी हो सकता है, जिससे सभी पक्ष अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का व्यापक प्रभाव खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है।
गल्फ देशों ने संयम दिखाया है, लेकिन ऊर्जा अवसंरचना को हुए नुकसान ने दीर्घकालिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। साथ ही रिजीम चेंज जैसे विकल्प अब लगभग समाप्त माने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की आंतरिक राजनीतिक संरचना ने दबाव के बावजूद स्थिरता बनाए रखी है। 2 सप्ताह के युद्ध विराम ने फिलहाल अस्थायी राहत दी है, लेकिन स्थायी शांति की राह अब भी जटिल और अनिश्चित लग रही है। आने वाले दिनों में इस कूटनीतिक पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या दोनों पक्ष अपने गहरे मतभेद को भुलाकर वास्तविक रूप से स्थायी समाधान की ओर बढ़ेंगे या नहीं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई और जिस तरह से ये युद्ध विराम हुआ है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? जी, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। पहली प्रतिक्रिया मैं यही कहूँगा, जो ईरान को बहुत ज़्यादा मार पड़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा पनिश किया गया था, तो ईरान में भी एक रुचि थी जो ये युद्ध विराम अगर कोई टेम्पररी होता है, सीजफायर होता है, तो ये अच्छा होगा उनके लिए। नहीं तो उनके ऊपर उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स था, उनके ऊपर बहुत उनको पनिश किया जा रहा था। और अमेरिका भी बिल्कुल चाहता था, क्योंकि अमेरिका ने अपने, चाहे वो कहा जाए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, काफ़ी हद तक उसने अचीव कर लिए थे। जैसे वहाँ की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है, उसको पिछले साल भी उन्होंने काफ़ी कम कर दिया था, और फिर दूसरी बार उन्हें ये जो उनकी जो मिसाइल कैपेसिटी है उस कर दिया था। परंतु अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में जो वो कह रहे थे, हम एक रिजीम चेंज चाहते हैं, वो रिजीम चेंज नहीं हुआ। तो वो भी चाहते थे जो इसमें युद्ध विराम किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बहुत मुश्किल पड़ गई थी अमेरिका के लिए, खाड़ी के देशों के लिए और पूरे विश्व के लिए। तो वो चाहते थे जो किसी न किसी तरीके से, किसी प्रकार से वहां पर युद्ध विराम किया जाए, जिससे कि सामान्य स्थिति को वापस ला जाया जा सके। अशोक जी, जो एक प्राइमरी समझौता जिसको कह सकते हैं, जो बातें अभी निकलकर सामने आ रही हैं, क्या लगता है आपको कौन किस पर भारी है इसमें? देखिए, मेरे विचार से दोनों तरफ या तीनों तरफ, क्योंकि इसमें अमेरिका है, इजराइल है, ईरान है, तीनों तरफ कहेंगे जो जीत हमारी हुई है। अब अगर अमेरिका का देखा जाए तो अगर वो जीते नहीं है तो वो हारे भी नहीं है। उनका मिलिट्री डोमिनेंस तो बिल्कुल बरकरार है। वहाँ की उन्होंने नेवी को एकदम खत्म कर दिया है। वहाँ का जो एयरफोर्स है उसको एकदम उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया है। और वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी बहुत उन्होंने प्रहार किया है, वार किया है। तो वो जीते ना हो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को लेने के लिए, परंतु हारे भी नहीं है। ईरान के लिए तो यही है जो उसके लिए, जो वो नतमस्तक नहीं हुआ अमेरिका के सामने, यही वो कहेगा, जो वहां पर वो टिका रहा, तो यही उसके लिए बहुत बड़ी जीत है। और इजराइल तो ये कहेगा जो हमने काफी हद तक ईरान के जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है, जो उसकी मिसाइल कैपेसिटी है, जो उसके प्रॉक्सीज हैं, उनके ऊपर हमने बहुत वार किया है, उनको हमने बहुत ही क्षति पहुंचाई है, तो ये हमारे लिए जीत है। तो तीनों के तीनों कहेंगे जो हम जीते हैं, परंतु सभी को नुकसान भी हुआ है। खाड़ी के देशों को बहुत नुकसान हुआ है और पूरे विश्व को नुकसान हुआ है, क्योंकि ऊर्जा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती थी उसमें बहुत दिक्कत आई है। बहुत सारे टैंकर्स और ऐसे नेवल वेसल्स हैं जो पर्शियन गल्फ में अभी भी रुके हुए हैं। सर, अगर हम हॉर्मुज की बात करें तो जो अभी संकेत मिल रहे हैं शुरुआती, वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उससे मिल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में क्या ईरान, ओमान या हो सकता है अमेरिका भी हॉर्मुज से जो जहाज वहाँ से गुजरेंगे उनसे क्या फी वसूलेंगे? इस तरह का कुछ किस तरह का रहेगा सर ये? देखिए, ईरान की तरफ से ये एक प्रपोजल आया है, ये एक सजेशन है। उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्बादी हुई है, जो हमारे यहाँ पर इतना नुकसान हमको झेलना पड़ा है, उसको ठीक करने के लिए हम वहाँ पर से रेवेन्यू लेंगे
और इस्तेमाल करेंगे, और जो रेवेन्यू मिलता है वो ईरान और ओमान दोनों के दोनों देश इक्वली उसको अपने आप लेंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं जो वहां का रेवेन्यू होगा वो तो मुझे लेना है, मुझे चाहिए वो। परंतु मैं समझता हूं जो अगर वहां से रेवेन्यू, अगर वहां से टोल अर्जित किया जाता है तो बिल्कुल ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट है, ये कोई कनाल नहीं है। देखिए बहुत लोग, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। जो स्वेज कनाल से टोल मिलता है, पैनामा कनाल से टोल मिलता है, पर वहां पर निवेश किया गया है और बहुत काम किया गया है इसीलिए। परंतु ऐसे बहुत सारे विश्व में स्ट्रेट हैं, मलक्का स्ट्रेट है, बाबिल मंडेब है, सुंडा है, लोम्बोक है। तो अगर यहां पर ये वाला एक प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश कर दिया गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध होगा, तो फिर वहां पर भी जो देश हैं, उसके जो नजदीकी देश हैं, वो कहेंगे जो हमको भी यहां से टोल लेने की अनुमति होनी चाहिए, जो कि विश्व व्यापार के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ठीक है सर, अगला सवाल यह है कि लेबनान के फ्रंट पे जो एक कहा जा रहा था कि ईरान की ओर से ये मांग की गई थी कि सभी फ्रंट पे युद्ध विराम किया जाए, लेकिन लेबनान के फ्रंट पे ऐसा नहीं हो रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए वो जो 10 पॉइंट प्रपोजल है चंद्रशेखर जी, 10 पॉइंट प्रपोजल अभी अग्रीमेंट में तब्दील नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही कहा है, जो ये एक अच्छा बेसिस है बातचीत करने के लिए। और मैं भी ये समझता हूं जो कुछ इसमें ऐसे पॉइंट हैं जो युद्ध को रोका वगैरह वगैरह, तो वो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर की बातचीत की जा सकती है, परंतु ये डेफिनेटली उसको अग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। और चाहे ईरान ने वहां पर कहा हो जो भी हमारे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कोई भी वो नहीं होना चाहिए, कोई भी वार नहीं होना चाहिए, तो ये अभी माना नहीं गया है। और इजराइल ने तो बिल्कुल जोरदार शब्दों में कहा है जो लेबनान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इजराइल तो मेरे विचार से लेबनान के ऊपर जरूर हमले करता रहेगा। ईरान ने चेतावनी दी है जो अगर लेबनान के ऊपर हमले होंगे तो वो फिर से अपने हमले जो है खाड़ी के देशों पर और इजराइल के ऊपर शुरू कर देगा। परंतु मेरे विचार से वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसे फिर मालूम है उसके ऊपर बहुत जोर से इसके बारे में वार होगा, बहुत ही जोर से उसके विरुद्ध ये सर अंतिम सवाल सर, ये काफ़ी एक गंभीर मामला है। हम देख रहे हैं कि हाल के युद्धों में, चाहे हम रूस यूक्रेन की बात करें या यहाँ की बात करें, जिस तरह से नागरिक ठिकानों को, ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया या हॉर्मुज को हथियार बनाया गया, ये आने वाले समय के लिए एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में तो मैंने कहा ही है जी। परंतु ये वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, हाईवेज हैं, पुल हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, उनके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले करना बहुत ही खराब प्रेसिडेंट होगा। और मेरे विचार से इसके विरुद्ध पूरे विश्व को साथ में खड़े होकर ये काम करना चाहिए। परंतु इसका पहले इजराइल, ये ईरान ने शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने रास तनूरा रिफाइनरी पर सऊदी अरेबिया के उन्होंने अटैक किया था। तो मेरे विचार से पूरे विश्व को साथ में मिलकर आकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए। ठीक है सर, हम आशा करेंगे कि ये अच्छी बातचीत हो, और एक अच्छी खबर है वहाँ पर युद्ध विराम हो गया है, और आने वाले समय में भी ये बातचीत आगे जाए और वहाँ पर पूर्ण युद्ध विराम हो। अशोक जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है, उसमें उसको लेकर के हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए 2 हफ्ते का संघर्ष विराम राहत लेकर आया है, तो वहीं उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल परीक्षण कर कोरियाई प्रायद्वीप में नया तनाव पैदा कर दिया है। दक्षिण कोरिया में लगे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी अभी पश्चिम एशिया में भेजे गए हैं, इसलिए दक्षिण कोरिया की चिंताएं और बढ़ गई हैं। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के साथ संबंधों को भी सामान्य नहीं करना चाहता। यूरोपीय यूनियन यहां मध्यस्थता करने को तैयार है, पर हालात गंभीर होते जा रहे हैं।
आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। एक तरफ पश्चिम एशिया में एक देश को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए पिछले 40 दिनों से जारी जंग में 2 हफ्ते के विराम से पूरे क्षेत्र ने थोड़ी राहत की सांस ली है, तो वहीं पूरब में परमाणु हथियार लिए घूम रहे उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को नए सिरे से बढ़ा दिया है। उत्तर कोरिया ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब चंद दिन पहले ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने पिछले साल अपनी ओर से उत्तर कोरिया के हवाई क्षेत्र में की गई दखलंदाजी पर खेद व्यक्त कर दोनों देशों के संबंधों पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। किम जोंग के नेतृत्व वाले उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। पिछले 2 दिनों से ये उसका दूसरा मिसाइल परीक्षण था। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय इलाके के वानसेन से दागी गई और हर मिसाइल लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तर कोरिया के पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ी। दक्षिण कोरियाई सेना ने यह भी बताया कि मंगलवार को उसने उत्तर कोरिया की राजधानी के आसपास के इलाके से एक अज्ञात मिसाइल के परीक्षण का भी पता लगाया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च किया गया पिछला प्रोजेक्टाइल शुरुआती चरण में एक असामान्य गतिविधि दिखाने के बाद रडार से गायब हो गया था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये परीक्षण असफल रहा। इसके बाद अब ताज़ा परीक्षण किया गया है। दक्षिण कोरिया ने उकसावी की कार्रवाई बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। पिछले दिनों दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जी म्यूंग द्वारा उत्तर कोरिया में कथित नागरिक ड्रोन उड़ानों पर खेद व्यक्त किया था। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के इस बयान का स्वागत तो किया, लेकिन बरसों से चली आ रही दुश्मनी को भुलाकर मेज पर आने से इनकार कर दिया। अब मिसाइल दागकर उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया है कि दक्षिण कोरिया के साथ संबंध सुधारने का उसका कोई इरादा नहीं है। दक्षिण कोरिया की उदारवादी सरकार उत्तर कोरिया के साथ बातचीत को बहाल करने का भरसक प्रयास कर रही है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने यूरोपीय संघ से दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का अनुरोध किया था। पिछले हफ्ते ईयू के विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधिमंडल के सामने ये प्रस्ताव रखा था। दक्षिण कोरिया को लगता है कि अमेरिका घरेलू और पश्चिम एशिया के मुद्दों में उलझा हुआ है। ऐसी स्थिति में यूरोप की मदद ली जा सकती है, लेकिन जानकारों को नहीं लगता है कि यूरोप इसमें कोई प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। हाल के वर्षों में किम जोंग रूस और यूरोप के बहुत करीब आए हैं। यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सेना रूस की तरफ से लड़ चुकी है, लिहाजा किम यूरोप की परवाह क्यों करेंगे। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, ये कोरियन पेनिनसुला में जो हो रहा है इसको सामान्य कहा जाए या वहां पर वाकई अब तनाव बढ़ रहा है? जी देखिए, सामान्य तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहां पर एक शांति होनी चाहिए, जहां पर एक स्थिरता होनी चाहिए, उसकी जगह अगर ये मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं और फिर दूसरे देश को बिना बताए किए जा रहे हैं, उनके ऊपर से वो मिसाइलें जा रही हैं और ये सी ऑफ जापान में, जिसे नॉर्थ कोरिया ईस्टर्न सी कहता है, तो वहां पर हो रहा है, तो सामान्य तो नहीं है, परंतु एक प्रकार से सामान्य है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ये ऐसे परीक्षण करता रहा है और पहले भी करता रहा है और बहुत लंबी, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट हो या मिसाइल टेस्ट हो, आईसीबीएम्स को भी उसने टेस्ट किया है। तो इसीलिए ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, जब से वो उनका इलेक्शन हुआ, जब से चुनाव होकर आया है उनका, तो बहुत प्रयास कर रहे हैं जो संबंधों को सामान्य किया जाए और फिर से सौहार्दपूर्ण बनाया जाए दोनों देशों के बीच में, परंतु नॉर्थ कोरिया को इसमें कोई रुचि दिखाई नहीं देती है। सर, ये दक्षिण कोरिया की ओर से जो यूरोपियन यूनियन को कहा गया है कि मध्यस्थता वहां पर कीजिए और यूरोपियन यूनियन की ओर से भी इंटरेस्ट दिखाया गया उसमें, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, यूरोपियन यूनियन की तरफ से तो इंटरेस्ट मेरे विचार से जरूर दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं जो हमारा रेलेवेंस बढ़े, क्योंकि उनको तो बहुत ही एक कोने में लाकर खड़ा कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अगर देखा जाए तो उनके पास इतने कोई वो नहीं है, रेलेवेंस नहीं रहा, उनका कोई विजिबिलिटी भी नहीं रही, क्योंकि अमेरिका ही नेगोशिएट कर रहा है यूक्रेन के साथ, अमेरिका ही नेगोशिएट कर रहा है रूस के साथ। और फिर नेटो का जहां तक सवाल है, तो यहां तक कि क्योंकि यूरोपीय देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप का साथ देने को मना कर दिया है,
तो राष्ट्रपति ट्रंप तो कह रहे हैं मैं नेटो से निकल ही जाऊंगा। तो इस प्रकार के जब वहां से कमेंट्स आते हैं तो यूरोपियन यूनियन के देशों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो तो अपने लिए कोई ना कोई अगर कहीं पर रास्ता उनको मिलता है तो उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, पर नॉर्थ कोरिया इसमें बिल्कुल साथ नहीं देगा, क्योंकि रूस का वो बहुत ही अभिन्न मित्र है। हमने देखा है पिछले साल जब कुर्स्क में लड़ाई हो रही थी, यूक्रेन ने कुर्स्क के किसी क्षेत्र को 1,500 स्क्वायर किलोमीटर्स को उसने अपना वो कर लिया था, उसको हथिया लिया था। तो तब करीब 10-12 हजार सैनिक नॉर्थ कोरिया से गए थे रूस में, रूस की तरफ से लड़ाई करने के लिए। और बहुत सारे जैसे ड्रोन्स भी हैं वो भी नॉर्थ कोरिया ने दिए हैं रूस को लड़ाई के लिए। और तो इसीलिए अगर रूस का जो युद्ध हो रहा है यूरोप से, तो नॉर्थ कोरिया भी ये समझेगा जो वो भी उसके एनिमीज हैं, उसके एडवर्सरीज हैं, उसके साथ तो वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मेरे विचार से ये जो प्रपोजल आया है दक्षिण कोरिया से, इसमें कोई जान नहीं है, ये आगे चल नहीं पाएगा। दूसरा सर, वहाँ पर जो एक अलायंस है दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका का अलायंस है, जिस तरह की अभी वर्तमान स्थिति है, पूरी दुनिया की आपसी संबंध रिडिफाइन हो रहे हैं, ऐसे में क्या दक्षिण कोरिया अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित मानेगा अगर उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रयोग कर रहा है? तो किस तरह के हालात हैं इस वक्त? देखिए, उसके लिए बहुत चिंता की बात होगी, क्योंकि एक तो दक्षिण कोरिया और जापान को अपने संबंधों को और सामान्य बनाना पड़ेगा। हमें ये मालूम है जो द्वितीय महायुद्ध में दोनों देशों के बीच में बहुत अनबन हुई थी और वो खटपट उनके संबंधों में आज तक दिखाई दे रही है। परंतु फिर भी जैसे चीन उभर रहा है, चीन ज्यादा आक्रामक हो रहा है इस क्षेत्र में, तो इन दोनों देशों को अब एक साथ आना पड़ेगा। दूसरी बात, वहां से जो थर्ड मिसाइल्स थी, डिफेंसिव एयर डिफेंस मिसाइल्स थी, उनको हटा लिया गया है, क्योंकि उनको वहां पर ले जाया गया है मध्य एशिया, ये इसमें जी वेस्ट एशिया के क्षेत्र में उनको ले जाया गया है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा के लिए अमेरिका ने उनको वहां पर तैनात कर दिया है। तो बहुत ही दक्षिण कोरिया अपने को एक्सपोज्ड महसूस कर रहा है, अपने को वल्नरेबल महसूस कर रहा है। जो अगर उसके ऊपर कोई भी इस प्रकार का आक्रमण होता है तो अपने को वो कैसे बचा पाएगा, तो उसके लिए बहुत ही जटिल स्थिति हो गई है। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नाटो महासचिव मार्क रुट्टे 8 अप्रैल को वॉशिंगटन का दौरा करेंगे। ये दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान युद्ध पर यूरोपीय सहयोगियों की आलोचना करने के बाद हो रहा है। ट्रंप ने कहा था कि वो अमेरिका को पश्चिमी सैन्य गठबंधन से बाहर निकालने पर विचार कर रहे हैं। रुट्टे की ट्रंप से मुलाकात का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होगा कि यूरोप का महत्व ट्रंप प्रशासन की नजर में कम न हो और दोनों पक्षों के बीच संवाद मजबूत बना रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत करते हुए कहा कि अगर रूस हमले रोकता है तो कीव भी उसी तरह जवाब देने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने अमेरिका से रूस पर दबाव डालने की अपील की ताकि वो यूक्रेन पर आक्रमण बंद करे। इसी बीच यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिगा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी दृढ़ संकल्प काम करता है। अब वक्त है रूस पर दबाव डालने का ताकि वो युद्ध विराम करे और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध समाप्त करे। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष तेज हो गया है। रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं, जिसमें ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सैन्य हवाई अड्डों और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार वायु रक्षा प्रणालियों ने 217 ड्रोन और 3 हवाई बम मार गिराए। वहीं यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए रूस के तेल भंडारण टैंकों पर हमले किए। यूक्रेनी सेना ने लेनिनग्राड ओब्लास्ट में उस्तलुगा तेल टर्मिनल पर 3 बड़े टैंकों को निशाना बनाया।
इराक के बगदाद से अगवा की गई अमेरिकी पत्रकार शैली क्लिटसन को रिहा कर दिया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने महिला पत्रकार की रिहाई के लिए FBI, युद्ध विभाग, इराक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का आभार व्यक्त किया है। किटलसन का कुछ दिन पहले आतंकवादी संगठन कतैब हिजबुल्लाह ने अपहरण कर लिया था। चीन ने मंगलवार को हेनान से लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट का प्रक्षेपण किया, जिसमें 18 इंटरनेट उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। ये उपग्रह कियानफान नक्षत्र के 7वें बैच का हिस्सा हैं, जो चीन का पहला वाणिज्यिक उपग्रह नक्षत्र है। कुवैत की ओर से दागे गए रॉकेट हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। हमले से गुस्साए लोगों ने इराक के बसरा शहर में कुवैती दूतावास पर विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि कुवैत की ओर से दागे गए रॉकेट बसरा के पास खोर अल जुबैर में एक घर पर गिरे, जिसमें 3 लोग मारे गए और 5 अन्य घायल हो गए। हालांकि ये रॉकेट किसने दागे और इसका व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष से कोई संबंध था या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बाद अब ग्रीस ने भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ग्रीस की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने बताया कि ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। सरकार का कहना है कि ये कदम बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।